एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और इससे पहले हम लोग मेंडल के शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। एक दो शब्दावलियाँ रह गई हैं जिसे हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड यानी एक संकर के बारे में बात करते हैं। ऐसा संकरण जिसमें हम लोग एक लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी या एक संकर कहा जाता है। जैसे मेंडल ने लंबाई के लिए क्रॉस कराया था तो वहाँ पे सिर्फ एक लक्षण है कि पौधे की लंबाई क्या है। अगर हम वही डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक साथ दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं या एक साथ दो लक्षणों को ध्यान में रख के संकरण कराया जाता है, उसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने बीज का रंग और बीज की आकृति, ये दो लक्षण हो गए कि बीज का रंग क्या है, बीज की आकृति कैसी है। ऐसा प्रयोग किया था उन्होंने तीसरे लॉ में, तो वहाँ पे दो लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराया गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम लोग बात करते हैं विपरीत संकरण यानी कि बैक क्रॉस के बारे में। संतति के संकरों का उनके जनकों से संकरण विपरीत संकरण कहलाता है। ठीक है, क्रॉस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग विद द इंटर द टू पेरेंट हाइब्रिड क्रॉस नोन एज बैक क्रॉस। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग जैसे मान लीजिए कि कैपिटल आर स्मॉल आर ये पेरेंट है, तो इनके द्वारा हमको F1 पीढ़ी मिलती है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गई F1 जनरेशन। अब अगर F1 जनरेशन का अपने किसी डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। और वहीं पे अगर हम बात करें टेस्ट क्रॉस की तो सेम सिचुएशन होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर ये पेरेंट हो गए। अब इनसे हमको F1 मिलेगा कैपिटल स्मॉल, लेकिन इस बार हम लोग उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, यानी कि F1 पीढ़ी में जो हमको कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, ये इस बार क्रॉस होगा स्मॉल आर के साथ, तो इसे हम लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। और अगर हम लोग किसी भी प्रोजनी से कराएं, चाहे वो डोमिनेंट हो, खास करके डोमिनेंट से कराया जाता है, तो हम इसे बोलते हैं बैक क्रॉस। तो ये हो गई मेंडल की शब्दावलियाँ। अब हम लोग बात करते हैं मेंडलवाद के बारे में, मेंडलिज्म के बारे में। प्रयोग के लिए मटर का इस्तेमाल किया था, गार्डन मटर का, जिसे हम लोग पाइसम सटाइवा के नाम से जानते हैं। पाइसम सटाइवा बाद में बहुत अच्छा ही प्रयोग के लिए पौधा निकल कर आया। इसके कुछ कारण थे, जैसे कि ये एक वर्षीय होते हैं, इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है। लाइफ साइकिल छोटा होने से फ़ायदा ये होता है कि हमको पीढ़ियों के जो लक्षण होते हैं वो जल्दी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 महीने का इनका जीवन काल होता है। दूसरा अगर हम देखें तो पौधे जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब है कि इसमें नर और मादा दोनों ही जो है वो एक ही पुष्प में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे इनमें स्वपरागण होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। वो भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? बर्ड पॉलिनेशन होता है। ये ऐसे इनका फूल जो होता है बंद रहता है, नर और मादा इस फूल के अंदर आपको मिलेंगे। अब बर्ड पॉलिनेशन होने की वजह से ये हमेशा प्योर लाइन के होते हैं, हमेशा शुद्ध होते हैं, प्योर ब्रीड बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये बर्ड तब तक नहीं खुलता जब तक इनका निषेचन नहीं हो जाता। तो स्वपरागण के कारण ये हमेशा स्वज युग्मगी होते हैं, ठीक है, और प्योर लाइन होते हैं। इसके साथ साथ इनमें हम लोग कृत्रिम रूप से पर परागण करा सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो इसमें कृत्रिम रूप से पर परागण करा सकते हैं। अगला कैरेक्टर है कि मटर के पौधे में अनेक विरोधी लक्षण होते हैं। विरोधी लक्षण का मतलब होता है कि अगर हम लंबाई के टर्म में बात करें तो या तो पौधा लंबा होगा या तो बौना होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कोई कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा। जैसे फूल के बारे में, या तो फूल बैगनी है या तो सफ़ेद है, कोई तीसरा कलर नहीं है। ठीक है, अगर हम दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो अगर मान लीजिए कि मटर का पौधा लंबा इतना बड़ा होता है और बौना इतना बड़ा होता है, तो आपको पौधे या तो इतने बड़े दिखाई देंगे या तो आपको इतने बड़े पौधे मिलेंगे। इतने बड़े आपको पौधे नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये अल्टरनेट कैरेक्टर इनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
जिसे हम लोग विरोधी लक्षण बोलते हैं। तो इन कैरेक्टर की वजह से मेंडल ने मटर का चयन किया। तो अभी हम लोग अल्टरनेट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो मेंडल ने अपनी पूरी रिसर्च के दौरान लगभग कुछ कैरेक्टर को डिसाइड किया था जिनको वो देखना चाहते थे। उन्होंने टोटल 7 लक्षण लिए थे। पौधे की लंबाई, फूल की स्थिति, फली का रंग, फली की आकृति, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। ये टोटल 7 कैरेक्टर उन्होंने लिया था। अगर हम लोग समझने के हिसाब से देखें तो एक था पौधे की लंबाई, अब वो लंबा होगा या तो बौना होगा। फूल से उन्होंने 2 कैरेक्टर लिया था, फूल की स्थिति और फूल का रंग, यानी कि फूल प्लांट में किस स्थान पर आता है, टर्मिनल है कि एक्सियल है। और दूसरा था कि फूल का रंग कैसा है, बैगनी है या फिर सफ़ेद है। 3 लक्षण हो गए। फली से उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए थे, फली का रंग और फली की आकृति। फली का रंग कैसा है, हरा है या पीला है। फली की आकृति कैसी है, पिचकी हुई है या फुली हुई है। फिर उन्होंने बीज से 2 कैरेक्टर लिए थे, बीज की आकृति और बीज का रंग। बीज की आकृति में या तो गोल होगा या तो रिंकल होगा, यानी झुर्रीदार या राउंड। और अगर बीज के रंग की बात करें तो बीज या तो पीला होगा या तो फिर हरा होगा। तो ये टोटल 7 लक्षण उन्होंने लिए थे अपने प्रयोग के दौरान, और वो इन्हीं 7 लक्षणों का अध्ययन करके देखना चाहते थे कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब अगर हम क्रोमोसोम के बारे में देखें तो इनमें जो n नंबर होता है क्रोमोसोम का, वो होता है 7। ये इनके 7 गुणसूत्र हम देख रहे हैं। अगर हम देखें तो जो फूल का कलर है और जो सीड का कलर है, फूल का रंग और सीड का जो कलर है, वो हमको गुणसूत्र नंबर 1 पर देखने को मिलता है। 2 पर और 3 पर कोई कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता। अब कोई कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे यह है कि मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए हैं, उन 7 लक्षण में से कोई लक्षण 2 और 3 पर नहीं है। इसके अलावा प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर है जो कि 2 और 3 पे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो लक्षण देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लक्षणों को, उन 7 लक्षणों को देख रहे हैं जो मेंडल ने लिया था। अब अगर हम चौथे गुणसूत्र की बात करें तो यहाँ पे हमको फली का रंग, फली का शेप, पॉट शेप, प्लांट की हाइट, पौधे की लंबाई और फूल की जो पोजीशन है, फूल की जो स्थिति है, उनके जीन आपको देखने को मिल जाएंगे गुणसूत्र नंबर 4 पर। पॉड का कलर, फली का रंग, वो आपको देखने को मिल जाएगा गुणसूत्र नंबर 5 पर। फली का रंग में 2 ऑप्शन था, या तो हरा या तो पीला। अब गुणसूत्र नंबर 6 पर भी कोई जीन नहीं है जो मेंडल ने लक्षण लिया। अब गुणसूत्र 7 पर देखें तो यहाँ पे बीज का आकृति, सीड शेप का जो जीन है वो गुणसूत्र नंबर 7 पे देखने को मिलता है। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो हम लोग मेंडल के नियम के बारे में बात करेंगे कि मेंडल ने जो तीनों नियम दिए थे वो क्या थे। इसके अलावा हमें कुछ अपवाद भी पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि कार्ल कोरेंस, हुगो डिबीज और एरमिन शेरमैक जब उनके प्रयोग को दोहरा रहे थे तो उस दौरान उन्हें कुछ चीज़ें मिली थी, तो जिसे हम लोग अपवाद मानते हैं मेंडल के नियम का। तो हम लोग कल के लेक्चर में प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम और पृथक्करण का नियम देखेंगे। साथ ही साथ प्रभाविता के अंतर्गत हम लोग अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता, को डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बारे में भी बात करेंगे।